Welcome to the YouTube channel General Concepts of Pharmaceutical Sciences by Ajit Pandey. This is the second lecture of Introduction to Pharmaceutical Analysis topic. So let's start the lecture. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल कॉन्सेप्ट्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, देन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल साइंस में, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो भी डिस्कशन हुआ था उससे यही पता चला था कि फार्मास्यूटिकल साइंस में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनता है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी आइडेंटिटी डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी डिटरमाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हमने जो भी प्लान किया है कि हाँ ये प्रोडक्ट बनना है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो हमने प्लान किया था प्रोडक्ट वही बना या नहीं बना। उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट तो बन गया, ये भी पता चल गया कि हाँ जो हमने प्लान किया था वही प्रोडक्ट बना है, वो भी ठीक है, लेकिन प्योरिटी भी चेक करना पड़ेगा कि वो 100% प्योर है या नहीं है, या प्योर उतना है या नहीं है जो कि यूज़ में आ सके आगे। तो इसलिए उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करनी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को करना ही पड़ता है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये इम्पोर्टेंस था फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, ये आप लोग को डिस्कस किया था। तो अब ये जो एनालिसिस होता है तो उसके लिए केमिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, और वो जो भी एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जो कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक। तो ये सारे मेथड्स हैं फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और एनी ड्रग और एनी कंपाउंड इन सॉल्यूशन। तो क्या क्या है, एक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा +2 लेवल पे, मोलरिटी, देन नॉर्मेलिटी, देन मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक एक करके सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है मोलरिटी। तो ये जो मोलरिटी है किसी भी सॉल्यूशन का, वो हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये जो मोलरिटी है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। तो ये याद रखना है कि मोलरिटी जो है उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अब उसका डेफिनेशन जब देखते हैं तो लिखा रहता है कि मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी एक सॉल्यूशन जब बनेगा तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसी को मोलरिटी बोला जाता है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जब लिखेंगे तो वहाँ 1000 ml है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसी को मोलरिटी बोला जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट का है, तो 2 मोल अगर सॉल्यूट का 1000 ml सॉल्यूशन में है तो हम उस सॉल्यूशन को बोल देंगे कि वो 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलरिटी हो जाएगी 2, और उसको हम 2 मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जितना भी मोल होगा सॉल्यूट का
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को मोलरिटी बोला जाता है। अब सपोज़ किसी भी एक सॉल्यूशन का अननोन सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी अपने को नहीं पता है, उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा? उसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये सपोज़ आपके पास दो सॉल्यूशन हैं और एक सॉल्यूशन का मोलरिटी पता है और दूसरे सॉल्यूशन का मोलरिटी पता नहीं है, और जिसका पता है उसी से दूसरा सॉल्यूशन बना है, तो उस केस में ये फार्मूला यूज़ होगा। तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वेयर M1 इज़ molarity of known solution, V1 volume of known solution, M2 molarity of unknown solution, V2 volume of unknown solution। तो इसमें जो M2 है molarity of unknown solution वो डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से किसी भी अननोन सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी पता नहीं है वो हम कर सकते हैं। तो ये तरीका है मोलरिटी को डिटरमाइन करने का। तो बहुत ही सिंपल मेथड है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, मोलरिटी, और ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है। जितने भी सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं एनालिसिस में उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो डिनोट करेंगे इसको वो कैपिटल M से करेंगे, क्योंकि और भी अलग अलग मेथड्स हैं जिसको स्मॉल m से भी करते हैं। तो ये मोलरिटी को हम कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं। और एक ही चीज़ इसमें ध्यान देना है कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन का मोलरिटी होगा। अब नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का जब फॉर्मूला देखा जाता है तो वो होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो जो भी सॉल्यूट है उसका जो भी वेट जो भी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है वो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट जो भी होगा सॉल्यूट का उसको फॉर्मूले में डालेंगे तो वो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोवाइड करा देगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH हो गया, तो अब NaOH का मॉलिकुलर वेट क्या हो गया, Na का हो गया आपका 23, उसके बाद ऑक्सीजन का हो गया 16 और H का हो गया 1, तो 16 + 1 17 और उधर 23, तो 23 और इधर 40 हो गया टोटल। तो इसका मतलब NaOH का मॉलिकुलर वेट हो गया 40। और सपोज़ एक सॉल्यूशन NaOH का बनाया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें NaOH जो डिज़ोल्व किया गया है वो 80 ग्राम किया गया है। तो 80 ग्राम किया गया है और वो 1 लीटर सॉल्यूशन टोटल बना है। तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स अपने को निकालना होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट क्या था, कितना ग्राम उसमें डिज़ोल्व किए थे, 80 ग्राम, तो 80 हो गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH क्या है 40, तो 80 अपॉन 40 दैट इज़ 2। इसका मतलब 2 मोल। तो 2 मोल डिज़ोल्व है उस फाइनल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो NaOH का बना था उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा 2, तो उसकी मोलरिटी हो जाएगी 2 और वो 2m से 2 कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से मोलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं और मोलरिटी का मीनिंग यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक मेथड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से भी किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। तो ये देखिए नॉर्मेलिटी को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। मोलरिटी को कैपिटल M से करते थे, यहाँ नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जा रहा है। और नॉर्मेलिटी का जब डेफिनेशन देखेंगे तो इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलरिटी से यहाँ एक डिफरेंस है, डिज़ोल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है बट वहाँ था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन।
जब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम N1V1 इजक्वल टू N2V2। अगर किसी भी अननोन सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी अपने को पता है। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट होता क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट मतलब जितना वेट लिया गया था, जैसे NaOH का भी एग्जांपल आपको बताया था, तो उसमें 80 ग्राम लिया गया था, तो वो वेट हो गया 80 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट जो है एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। एंड व्हाट इज दिस बेसिसिटी? बेसिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड, ये हो गया बेसिसिटी। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। एंड व्हाट इज दिस एसिडिटी? एसिडिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन बेस। अब NaOH का जो एग्जांपल आपको बताया तो वो मीन्स बेस है, तो उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा जाएगा। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है NaOH में? NaOH में जब उसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस OH माइनस OH एक ही बन रहा है यहाँ पर, मतलब इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ही है, OH एक ही आ रहा है NaOH को ब्रेक करने से। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा NaOH का वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो NaOH का क्या था 40, और उसका एसिडिटी फिर उसकी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है 1, तो 40 अपॉन 1 दैट इज 40। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH विल बी 40 ओनली। तो यहाँ पर NaOH के केस में इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी एसिडिटी जो है वो 1 है। अगर 2 होती तो हाफ हो जाती इक्विवेलेंट वेट, अगर 3 होती तो और भी कम हो जाता। तो यहाँ पर उसकी एसिडिटी 1 है क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है NaOH में, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया है। अब इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही है, तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट जब निकाला जाएगा NaOH के लिए, तो NaOH का वेट लिया था हमने 80 ग्राम, तो 80 ग्राम अपॉन 40, तो दैट विल बी इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। तो नॉर्मलिटी जब देखेंगे तो फॉर्मूले में क्या, जब डेफिनेशन देखा था उसमें क्या था, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो NaOH का जो 1000 ml सॉल्यूशन बनाया गया था उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी 2 ही है और नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट भी 2 ही आ रहा है, मतलब वो 2 मोलर सॉल्यूशन भी है और वो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो ये उसी केस में होगा जहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड। तो एसिड जो है वो H2SO4 है, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस, तो यहाँ H प्लस जो है वो कितने बन रहे हैं, वो 2 बन रहे हैं। तो H प्लस यहाँ पे 2 बन रहे हैं, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2 है, मतलब बेसिसिटी हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 किया, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का जब हाफ हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, तो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट जो होगा वो नंबर ऑफ मोल से अलग हो जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट वेट जो है वो हाफ हो गया है, तो जब इक्विवेलेंट वेट हाफ हो जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डबल हो जाएगा।
तो H2SO4 के केस में जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो 2 टाइम्स रहेगा एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वो 2 नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा H2SO4 के केस में, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये डिफरेंस है मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा कौन से केस में? जब नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, and if number of moles of solute is not equal to number of grams equivalent of solute, then उस केस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी अलग अलग होगा, जैसे कि H2SO4 के केस में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मलिटी। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसके थ्रू किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को देखिए स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, तो मोलैलिटी कैपिटल M था, मोलैलिटी स्मॉल m है, एंड दिस मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी से यहाँ क्या डिफरेंस है? मोलैलिटी में डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, वहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन फाइनल जो बनता है वो हो गया, और यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल को डिसॉल्व किया जा रहा है, दैट इज मोलैलिटी। एंड दिस मोलैलिटी का फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जैसे इसमें भी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि NaOH का ही सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, 80 ग्राम डिसॉल्व किए थे, और फाइनल जो मीन्स सॉल्यूशन जो बना था उस केस में 1 लीटर सॉल्यूशन बना था। अब जो 1 लीटर सॉल्यूशन जो बना था, तो उसमें जो वाटर यूज़ किया गया होगा, तो उसमें एग्जैक्ट 1 लीटर यूज़ नहीं किया गया होगा, उससे कम किया गया होगा। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूट भी ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, तो इसलिए 1 लीटर के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा था वो आपका 1 लीटर वाटर से कम यूज़ हो रहा होगा। सपोज़ 900 ml यूज़ हुआ। अब सपोज़ 900 ml यूज़ हुआ, तो उसका आपको फिर केजी में कन्वर्ट करना होगा, ml को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कुछ कन्वर्ट करने के बाद वाटर की स्पेसिफिक जो भी डेंसिटी होती है उससे कन्वर्ट करना है, और उसको केजी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना था, ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ले लेते तब तो 1000 ml था, 1000 ml को केजी में कन्वर्ट करते और वो यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ पर हम 1000 ml ना लेके एग्जैक्ट जो सॉल्वेंट यूज़ हुआ है जो कि अराउंड उससे कम होगा, तो 900 ml, जैसा कि सपोज़ 900 ml यूज़ हुआ, तो 900 ml को पहले केजी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ केजी में कन्वर्ट करके फिर उसको यहाँ पर लिखना है, और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हो गया वो 2, क्योंकि 80 जो था NaOH का 80 ग्राम यूज़ किए थे और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो नंबर मोल्स हो गया 2, तो 2 अपॉन दैट वैल्यू ऑफ केजी ऑफ वाटर ऑफ 900 ml जो भी आता है वो हो जाएगा। तो मोलैलिटी और मोलरिटी में यही डिफरेंस है। मोलरिटी में फाइनल वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का इस फॉर्मूले में आ जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहता है, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है। तो ये डिफरेंस है मोलरिटी और मोलैलिटी में। और डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये भी है कि मोलैलिटी जो है वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलरिटी जो है वो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसके थ्रू किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसको कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। अब ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू है ये, इससे यही पता चलता है।
और फ्रैक्शन जो है वो भी मोल का फ्रैक्शन है। सपोज़ एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 4 कंपोनेंट है A B C, या सपोज़ 3 कंपोनेंट है A B C हैं। अब वो A B C जो है वो A का कुछ मोल है, B का कुछ है और C का कुछ है। सपोज़ A का 1 मोल है, B का 2 मोल और C का 3 मोल यूज़ हुआ है। और तो टोटल मोल कितने हो गए? 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 आता है 6, टोटल 6 मोल है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। सपोज़ ए के लिए जब निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए बी सी। तो मोल ऑफ ए कितना था? 1 था, अपॉन टोटल मोल कितना है? 6, तो 1/6 दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना था? 2, तो 2/6 हो जाएगा। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जो है वो हो जाएगा 3/6, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सी जो था वो 3 था। तो इसी को मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। जब इसका डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें भी वही चीज़ बोला गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एनालाइट इन सॉल्यूशन इज रेशियो ऑफ number of moles of analyte in total number of moles of all the components in solution। तो ये एक रेशियो होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, तो उसको मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये जनरली वैसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, और एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन आएगा। तो उसके लिए वैसे सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसको फॉर्मेलिटी बोला जाता है। इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है फॉर्मेलिटी, और इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए फॉर्मेलिटी का जब ये डेफिनेशन देख रहे हैं तो ये मोलरिटी जैसा ही साउंड कर रहा है, बट डिफरेंस यहाँ है नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास आ जा रहा है। अब ये नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास क्या है? तो नंबर, जैसे उसमें नंबर ऑफ मोल्स में हम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करते थे, यहाँ पर भी वेट अपॉन आयोनिक वेट करेंगे। अब यहाँ पे आयोनिक सॉल्यूट का जब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे मोलरिटी के जगह पे फॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं। जब आयोनिक सॉल्यूट होगा तो वहाँ पर मोलरिटी के जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा? फॉर्मेलिटी यूज़ किया जाएगा। अब जैसे सपोज़ NaCl हो गया। अब NaCl में क्या है? Na का मॉलिकुलर वेट हो गया 23 और Cl का 35.5 हो गया। उसको प्लस कीजिए तो एग्जैक्ट जो भी आता है वो हो गया फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास हो गया और मास एग्जैक्ट जो भी यूज़ किया जाएगा वो ऊपर रहेगा। तो वो ये देखिए, ये नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, इसको निकालने के लिए मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट यूज़ किया जाएगा। और वहाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज़ करते थे? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट यूज़ करते थे। तो यहाँ वेट जो भी यूज़ हो रहा है वो तो वही यूज़ होगा, बट यहाँ मॉलिकुलर वेट की जगह पे ग्राम फार्मूला मास यूज़ हो रहा है। तो आयोनिक सॉल्यूट के केस में मॉलिकुलर वेट के जगह पे ग्राम फार्मूला मास यूज़ कर देते हैं, और उससे जो इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो भी नंबर आता है उसको नंबर ऑफ मोल्स ना बोलकर नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बोल दिया जाता है। और जितने भी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको फॉर्मेलिटी बोला जाता है। उसको वहाँ पर मोलरिटी ना बोल के फॉर्मेलिटी बोल दिया जाता है।
तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि जो फॉर्मेलिटी है दिस इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ओके। और कॉमनली जो यूज़ होता है वो मोलरिटी यूज़ होता है, वो कॉमन टर्म है, बट आयोनिक सॉल्यूट के केस में फॉर्मेलिटी यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिकुलर वेट जो है उसके जगह पे फॉर्मूला मास यूज़ होता है। और एक चीज़ है फॉर्मेलिटी जो है सॉल्यूशन का वो चेंज होता रहता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे चेंज करेंगे तो उससे फॉर्मेलिटी चेंज होता जाता है। तो ये सारे मेथड्स थे जिसको यूज़ किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये सारे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।